हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम देखो में। आज मैं लेकर आया हूँ RVNL जयन इलेक्ट्रिकल के लिए टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट, जिसमें मैं बताऊँगा आपको डीसी जनरेटर के 130 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह से मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद मैं डीसी मोटर, इसके बाद सिंक्रोनस मोटर, इस तरह से क्वेश्चन लाऊंगा और जो मैं टेस्ट सीरीज़ में ला रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे। यकीन करके उनको याद करते चलना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैं टेस्ट सीरीज लाया हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, तरह तरह की जो टेस्ट सीरीज लाऊंगा अलग अलग टॉपिक पर, वो आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि केवल अब 10 या 11 दिन बचे हैं। तो टेस्ट सीरीज में जल्दी जल्दी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेमिनेशंस ऑफ कोर आर जनरली मेड। जो लेमिनेशन होती है, जो कोर होती है डीसी जनरेटर, वो किसकी बनी होती है? तो डीसी जनरेटर की जो कोर होती है वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है, ठीक है, कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और कोर पे जो लेमिनेशन होता है वो कोर पे लेमिनेशन किया जाता था, और उसकी जो थिकनेस होती है 0.3 एम से 0.5 एम की थिकनेस होती है। तो याद रखना, जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, एंड इस पे जो लेमिनेशन होता है उसकी मोटाई क्या होती है, थिकनेस क्या होती है, 0.3 से 0.5 एम की होती है। अब बात करते हैं, जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, तो ये कौन सा लॉस को रिड्यूस करती है? जो ये सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है वो करती है हिस्टेरेसिस लॉस को कम करती है, इसलिए ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और जो ये लेमिनेशन जो किया जाता है कोर पर, वो किसको ख़त्म करता है, किस लॉस को? वो ख़त्म करता है एडी करंट लॉस को। एडी करंट लॉस जो होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो याद रखना, जो लेमिनेशन होता है वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करता है, एंड जो सिलिकॉन स्टील होती है वो हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करती है। थिकनेस मैंने आपको बताई है 0.3 से 0.5 एम की होती है। अब बात करते हैं, जो बात कर दी है जब एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस की जो हमने बात की है, तो इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो क्या होता है? हिस्टेरेसिस होता है पी एच इजिकल टू बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ वी होता है। इसी तरह हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है उसका होता है पी एच इजिकल टू बी मैक्सिमम 1.6। एक मिनट में वापस लिख देता हूँ साफ साफ, ये थोड़ा साफ नहीं हो पाया। तो एडी करंट लॉस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस। एडी करंट लॉस होता है बी मैक्सिमम का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, एफ वी। और जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है इसका होता है बी 1.6 मैक्सिमम एफ स्क्वायर टी यहाँ पे टॉ है, टॉर क्यू है, एंड वी। ये आपका याद रखना, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का फॉर्मूला, ये आपसे पूछा जाता है। और मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हम यकीन करना। और इनका आसपास के, जैसे मैंने बताया है, 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दिए हैं, इस तरह से मैं बताऊँगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल से, मोटर से, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिना अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशंस ऑफ डीसी मशीन। तो लेमिनेशन होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था 0.3 से 0.5 होती है, 0.3 टू 0.5 एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू। किस लिए किया जाता है लेमिनेटेड? अभी मैंने आपको बताया था, रिड्यूस टू एडी करंट लॉस को लेमिनेशंस। और जो सिलिकॉन स्टील में बताया था, जो सिलिकॉन स्टील होती है वो हिस्टेरेसिस लॉस को ख़त्म करती है, लेमिनेशन होता है एडी करंट लॉस को, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंडेंट ऑन। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है रेजिस्टेंस की, वो किस पर डिपेंड करती है? तो करती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड द नंबर ऑफ द कंडक्टर्स, एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑल ऑफ द अबव जितने भी क्वेश्चन ये दिए हैं वो सारे सही हैं, तो इन पर डिपेंड करता है, इनको याद करना।
पांचवा क्वेश्चन है द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजली मेड, जो फील्ड कॉइल बनी होती है वो किस लिए बनी होती है, तो वो बनी होती है कॉपर की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ, इसका होगा कॉपर लंग्स के लिए बनाई जाती है, इसका मतलब है कॉपर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्यूटेट इन ए कम्यूटेटर्स, जो कम्यूटेटर्स होते हैं अब तो वो क्या होते हैं, जो मिका और एंड कॉपर आर इक्वली हार्ड होते हैं। जो कम्यूटेटर्स होते हैं, अब कम्यूटेटर कहाँ पे लगे होते हैं, जैसे ही ये कोई डीसी जनरेटर है उसके कम्यूटेटर लगे होते हैं, आर्मेचर के बाद कम्यूटेटर के बाद यहाँ पे पोल्स लगे होते हैं, फ्यूज इस तरह से होता है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिटेल से बता दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना। अभी मैं क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपके अच्छे तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। द डीसी जनरेटर द पोल शूज आर फास्टेंड टू द पोल कंडक्टेड बाय, किसके साथ कंडक्ट होते हैं, काउंटर द शंक स्क्रू के साथ कंडक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द induced EMF when the middle finger point to the in the direction of the induced EMF, forefinger will be point the direction of तो इसने पूछा है जो फोर फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है, लिमिट लाइन ऑफ फोर्स। तो देखिए यहाँ पे याद करना लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल्स का बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड रूल का आएगा तो उसके बाद बता दूंगा। जो राइट हैंड रूल्स होता है उसमें जो थम्स होता है वो डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर को बताता है, ये थम्स है कंडक्टर की डायरेक्शन बताता है। उसके बाद जो ये मिडिल फिंगर होती हैं ये इसकी जो होती है लाइन ऑफ फोर्स को बताती हैं, और जो मिडल फोर फिंगर तो मिडिल इसको बताती है लाइन ऑफ फोर्स, और जो मिडल फिंगर होती है वो बताती है पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है कि जो थंब है उसके बाद ये फिंगर होती हैं इस तरह से, और ये पहली ये फिंगर है, तो ये कंडक्टर की डायरेक्शन को बताता है, ये बताता है ईएमएफ की डायरेक्शन को, और ये जो बता रही हैं ये बताती हैं लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, कभी थम्स का पूछ लेता है, मिडिल फिंगर पूछ लेता है, फोर फिंगर का पूछ लेता है, इस तरह से पूछा जैसे ही बताया क्या है। इसके बाद पूछता है फ्लैंग राइट हैंड रूल्स रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस द ईएमएफ करेक्ट लेस। तो इस तरह से पूछा है, तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है while applying the flaming right hand rules to and the direction of the induced EMF the thumb point toward, जैसा मैं बताता है इस तरह से पूछते रहते हैं, तो डायरेक्शन पूछिए थंब की डायरेक्शन क्या होगी, तो थंब की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर इफ फोर फिंगर पॉइंट अलोंग द लाइन एक्स ऑफ फ्लक्स। जैसा भी बताया था कंडक्टर की डायरेक्शन को बताता है, तो देखिए फोर फिंगर को थंब जो है डायरेक्शन की बताता है। इस तरह से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके आसपास के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेयरिंग यूज, जो बेयरिंग यूज होती है सपोर्टेड टू द रोटर शाफ्ट आर जनरली जो होती हैं बॉल बेयरिंग होती हैं। याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉल बेयरिंग जो शाफ्ट होता है वो उसके आसपास बॉल बेयरिंग लगती है जिससे वो घूमती है, और शाफ्ट का काम क्या आती है, शाफ्ट होती है वो क्या कर करंट को सप्लाई करती है। ठीक है, आउटपुट टू इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वेयर मे बी, आंसर तो होगा द सेवरल स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, तो एंड ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ द ब्रशेज इज ऑलवेज। तो देखिए आपको एक बात बता दूं, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है, तो दोनों में अंतर बता देता हूं ताकि आपके साथ के साथ सारे क्वेश्चन अभी हो जाए। तो लैप वाइंडिंग होती है, इसमें A इजिकल टू P होता है, तो नंबर ऑफ द पोल इसके बराबर होता है, और जो वेव वाइंडिंग होती है वो A इजिकल टू 2P होता है, तो इसके डबल में पोल होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कई बार पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, द लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज क्या होते हैं, सेम एज द नंबर ऑफ द पोल।
तो नंबर ऑफ द ब्रशेज, नंबर ऑफ द ब्रशेज होती है नंबर ऑफ द पोल्स के बराबर होती है, मैंने अभी बताया था लैप वाइंडिंग में। और वेव वाइंडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ द ब्रशेज डबल होते हैं नंबर ऑफ द पोल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ द पोल एंड नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर्स इज फिक्स्ड व्हेन विच इज वाइंडिंग विल गिव द हाइजर ईएमएफ। तो आंसर होगा वेव वाइंडिंग में हाइजर ईएमएफ होता है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए। और मैं देखना, आप किसी भी अच्छी कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो को देखना, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बताएंगे वो बताएंगे केवल अपना लंबा टाइम करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताते वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो और हर टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 पोल डीसी मशीन इज अल्टरनेटेड पोल्स एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ होते हैं। लग रहा है आपको ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन यही आते हैं आरवीएनएल में। तो जो 4 पोल होते हैं डीसी जनरेटर, वो क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ की तरफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ब्रशेज इन डीसी मशीन आर यूज। जो कॉपर की ब्रशेज होती है डीसी मशीन में, वो होती हैं लो वोल्टेज एंड हाई करंट आर इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होता है, लो वोल्टेज से हाई करंट इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, जो कॉपर की जो ब्रशेज होती हैं यूज़ किस में होती हैं, बड़ी जो मशीन होती हैं उनमें कॉपर की भी ब्रशेज यूज़ होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एज कंपेयर टू द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो आंसर होगा इसका हैज़ ऑल ऑफ द फीचर्स, इसमें लिखा हुआ है इज अमेंडेबल टू बेटर वोल्टेज कंट्रोल, मोर स्टेबल्स एंड द एक्साइटिंग करंट डिपेंडेंट द लोड करंट। ठीक है, याद करते चलना साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पीड। जो मैकेनिकली लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्पीड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन डिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल लॉस। जो आयरन लॉस होते हैं वो डीसी मशीन में किसी कारण होते हैं, वो होते हैं लोड के कारण। और आयरन लॉस होते हैं सबसे ज़्यादा आयरन लॉस होते हैं एडी करंट लॉस पे होते हैं। ठीक है, कोर लॉस जो है। द डीसी जनरेटर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फॉर आर्मेचर इज गिवन थ्रू ए कम्यूटेटर्स। इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, रटने वाली बात है, तो इनको रटते चलिए। ब्रश ऑफ डीसी मशीन आर मेड। जो ब्रशेज होती हैं वो कार्बन की बनी होती हैं। तो देखिए, मैंने अभी बताया था, जो डीसी मशीन में जो छोटी डीसी मशीन्स होती हैं उनमें कार्बन की बनी होती हैं, और जो बड़ी डीसी मशीन्स होती हैं उनमें कॉपर की ब्रशेज लगी होती हैं। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि छोटी मशीन्स होती हैं उनमें किसकी होती हैं ब्रशेज, और बड़ी मशीन होती है वो किसकी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ B इज द फ्लक्स डेंसिटी, I इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, द नंबर ऑफ द EMF, द इंड्यूस EMF जो होगा उसमें क्या होगा, BLV होगा, B एंड V होगा। तो आंसर इसका ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द 4 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विथ ए 2 लेयर ऑफ लैप वाइंडिंग विल विथ 16 कोइल, द पोल पिच क्या होगा। तो पोल पिच क्या होता है, पोल पिच होता है, फॉर्मूला याद रखिए पोल पिच का। तो इसका आंसर होगा B8 होगा। तो वो किस तरह से होगा, तो जो ये कौन सी वाइंडिंग है, आप ये देखिए लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग A = P मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ पोल ये आपको मैंने बताया था। तो देखिए 4 पोल के लिए बोल रहे हैं, तो 2 लेयर है, तो इसका 2 लेयर के साथ इंटू हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल फॉर द कम्यूटेटर ब्रशेज इज जनरली कार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली इज यूज फॉर द मिका। The DC generator, the brushes on commutator remains in contact with the conductors which the line under the interpole region। तो
कहाँ से होती है? इंटरपोल रीजन से होती है। किसके? अंडर द रीजन ऑफ इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। द इफ ब्रशेज ऑफ डीसी जनरेटर आर मूव्ड इन order to bring these brushes in the magnetic neutrals axis with there will be the cross magnetization as well as the demagnetization। तो देखिए डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है जब पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर यूनिट होती है, वो होने पर इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। और जब पावर फैक्टर यूनिट जो होती है वो लीड करती है, पावर फैक्टर यूनिट जो लीड करती है, अगर वो लीड कर रही है, लीडिंग पावर फैक्टर है, तो आपका जो होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, वो मैग्नेटाइजेशन होगा। एंड जो पावर फैक्टर यूनिट जो होगी अगर लैगिंग कर रही है तो वो डीमैग्नेटाइजेशन होगा, उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, डीमैग्नेटाइजेशन उसको कहते हैं जब पावर फैक्टर यूनिट क्या होती है, लैगिंग करती है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है जब पावर फैक्टर यूनिटी होती है। एंड द मैग्नेटाइजेशन होता है जब पावर फैक्टर लीड करती है। तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज ए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। जब अनसैचुरेटेड होती है आर्मेचर रिएक्शंस तो क्या होता है मशीन में? डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड टू द ब्रशेज और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम them only under the floating conditions। इसका आंसर डी होगा, सारे के सारे होंगे। टू अवॉइड द सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर एंड सेकंड भी सही है इसका, टू अवॉइड द मैकेनिक जो होता है शाफ्ट को, एंड अवॉइड द बर्निंग कॉन्टैक्ट को, ठीक है, याद कर लेना। देखिए मैं फोकस उसी पे डालूंगा जो याद करने और समझाने लायक है, तो आप वैसे यहाँ पे वीडियो पॉज करके याद कर लेना, क्योंकि आप याद करोगे वही इम्पोर्टेंट है। मुझे तो ये चीज़ आती हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, आपको पेपर देना है तो आपको याद करना होगा जो चीज़ समझाने वाली है। और जिनके आसपास के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो उन पर भी ध्यान रखना। बाकी याद आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम से, मुझे तो एग्ज़ाम देनी नहीं है किसी की भी, अपना तो सेट है मामला, तो आपको देनी है तो आप याद करते चलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी करंट आर इंड्यूस इन द पोल शूज ऑफ ए डीसी मशीन ड्यू टू तो रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर्स, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी मशीन इज ए शॉर्ट सर्किटेड फील्ड कोयल विल रिजल्ट इन, अगर वो शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा? तो देखिए द ऑर्डर ऑफ द बर्निंग होगा, बर्निंग इंसुलेशन हो जाएगा, अनबैलेंस द मैग्नेटिक पोल्स प्रोवाइड द वाइब्रेशंस होगा उसमें, एंड द उसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, एंड इनक्रीज द मेंटेन द वोल्ट। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस आर्मेचर इज, जो इक्वलाइजर की जो रिंग होती है वो किस लिए रिक्वायर्ड होती हैं? आप देखिए इसका लैप वाइंडिंग के लिए इक्वलाइजर रिंग्स का यूज किया जाता है। इक्वलाइजर रिंग्स क्या होती हैं? जो इक्वलाइजर क्या मतलब, जैसे जब दो किसी मशीन्स को या जनरेटर को सब पैरेलल में यूज़ किया जाता है तो इक्वलाइजर का यूज़ किया जाता है ताकि आपको वोल्टेज सेम मिलता रहे। इक्वलाइजर का मतलब है इक्वल करना चीज़ को, तो इक्वल जैसे पैरेलल में दो जनरेटर को यूज़ किया है तो इक्वल वोल्टेज मिलता रहे, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग जनरेटर विल हैव, जो होता है वेल्डिंग जनरेटर पे जो यूज़ किया जाता है वो AP होता है, मतलब लैप वाइंडिंग होता है, A=P। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस DC मशीन्स वाइंडिंग नंबर ऑफ द कम्यूटेटर्स सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल, अभी मैं बता चुका हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए DC मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ द DC मशीन इज सुटेबल, जो
आपका जो मशीन यूज होता है लेबोरेटरीज में वो किस तरह से होता है, इंड्यूस मोटर ऑफ डीसी जनरेटर सेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फंक्शन ऑफ पोल शूज इन द केस ऑफ डीसी मशीन इज द डिस्चार्ज ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच इज डिफरेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक। डिफरेंट होता है फ्रंट एंड बैक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज़ ए लैप वाइंडिंग। जो डीसी वेल्डिंग का जनरेटर होता है वो लैप वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। अभी आपका क्वेश्चन आ चुका है दोबारा से। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीसी जनरेटर इज़ फॉल्स। तो आप इसका ये गलत है इसका, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी जनरेटर आर यूज फॉर द रिड्यूस द जनरेटर ऑफ ईएमएफ। आपका आंसर होगा, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप सर हमें थोड़ा समझाते हुए चलिए, इसका हिंदी अनुवाद भी करिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी में पेपर नहीं आ रहा है, तो हिंदी में करना नहीं चाहिए। और आपने बीटेक के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश में समझोगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। इतनी ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ बना के रखोगे। हिंदी में मतलब नहीं है, हिंदी में मत पढ़ा करो। अगर आप चाहते हो हिंदी में ट्रांसलेट करूँ और फिर हिंदी में समझाऊँ, इंग्लिश समझाऊँ, तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्रशेज इन ए कम्यूटेटर डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। जो करंट का जो अमाउंट जो करंट होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज इन डीसी जनरेटर। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है किस लिए यूज होती है, दे न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट द आर्मेचर ऑफ द रिएक्शंस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर प्लेज role for the providing a direction current of a DC generators is कम्यूटेटर्स के लिए यूज, कम्यूटेटर्स में होता है ये, तो इस तरह से आपका आंसर होगा कम्यूटेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी जनरेटर द रिपल्स इन द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटर आर रिड्यूस्ड बाय द यूजिंग कार्बन ब्रशेज ऑफ सुपेरियर क्वालिटीज़, ठीक है। जो रिड्यूस किया जा सकता है डीसी जनरेटर में, किसमें, डायरेक्शन और ईएमएफ पे जनरेट की, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, लो वोल्टेज हाई करंट पूछा गया है, पहले ही बता दिया है, तो ये याद रखना। लैप वाइंडिंग में के लिए लो वोल्टेज हाई करंट, और वेव वाइंडिंग के लिए जो होगा हाई वोल्टेज लो करंट। तो ये वाला जो है ये वेव वाइंडिंग के लिए है और ये वाला जो है लैप वाइंडिंग के लिए है। तो लैप मतलब आपको एक बात बता देता हूँ, लैप एल से याद रखिए, लैप है ना, तो एल से मतलब लो वोल्टेज, और वेव से हो गया, वेव कैसे आती है, यूँ आती है, तो हाई वोल्टेज, हाई है, स्टार्टिंग में हाई है, तो इस तरह से याद रखना है, इसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जनरेटर आर ए बी have 6 pole, each generator is 6 wave wound armature while the generator B has left winding armature. The ratio of the induced EMF in generator A and B will be, the answer is 3:1. Next question, the voltage drop for which of the following type of brushes can be expressed to be least? Its answer is metal graphite brushes. The EMF generated by shunt wound DC generator is E now while pole flux remaining constant. If the speed of the generator is doubled, the EMF generated will be, जो EMF जो जनरेट होगा 2E जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए DC generator of actual flux distribution dependent upon the actual flux
जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिपेंड करता है द साइज ऑफ एयर गैप, इस पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ पोल शूज़ पे भी डिपेंड करता है, क्लियरेंस बिटवीन द टिप्स एंड द एडजस्टमेंट पोल शूज़ पे भी डिपेंड करता है। तो पोल शूज़ शेप ऑफ पोल शूज़, साइज ऑफ गैप, इन पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज यूजली मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर्स ये दोबारा से रिपीट हो चुका है जहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशंस ऑफ डीसी मशीन्स रिक्वायर्स इज, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा ब्रश शुड बी इन द प्रॉपर ग्रेड एंड साइज, and brush should be smoothly rolls and holders and the smooth corrections concentrating commuters property and ये आपका आंसर होगा। 55th क्वेश्चन है इन ए डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज, आंसर इज ए गलत है इसका, बी एंड सी सही है, तो आंसर इज डी। Question number 56. For the parallel operation of two or more DC compound generator, we should ensure that, answer is D, all of conditions above should be satisfied. नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज जनरेटर इज यूज, जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है वो क्या होता है, किस लिए यूज होता है? वोल्टेज एट द लोड, जो वोल्टेज टोटल लो वोल्टेज होता है, इसमें पूछा है वोल्टेज एट द लोड, सॉरी टोल्ड, ये लोड होगा, टोल्ड नहीं, लोड एंड ऑफ द फीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल बी इन ए पोजिशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल्स, आंसर इज द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 इंटरपोल्स फ्लक्स शुड बी सफिशिएंट टू, जो इंटरपोल किसके लिए सफिशिएंट होता है? आंसर इज सी, न्यूट्रलाइज बोथ द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स एज वेल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 द डीसी जनरेटर जनरली प्रिपेयर फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल्स बैटरी इज, तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो ये चार्जिंग ऑटोमोबाइल्स बैटरीज जो भी होती हैं वो किसके लिए? डीसी शंट जनरेटर के लिए होती हैं, तो शंट जनरेटर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन ए डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ द मैकेनिकली डिग्री एंड द इलेक्ट्रिक डिग्री विल बी द सेम व्हेन, किस पे होगी? नंबर ऑफ द पोल्स इज 2, जब नंबर ऑफ द पोल्स 2 होंगे तब इलेक्ट्रिक डिग्री मैकेनिकल डिग्री सेम होगी। अब देखिए बात करते हैं मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिक डिग्री की। जो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल डिग्री हिसाब से पूछा जाता है तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक डिग्री अपॉन पोल्स, आपका मैकेनिकल डिग्री इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे निकाली जाती है? तो आपको याद रखना इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है मैकेनिकल डिग्री इंटू पी अपॉन 2, इस तरह से आपकी मैकेनिकल डिग्री निकल जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो मैकेनिकल डिग्री जो होती है मैं फिर से बात लिख देता हूँ ताकि आपको फिर से याद आए। तो मैकेनिकल डिग्री निकालने के लिए 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन पोल्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाली जाती है तो मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल बाई 2, ये आपका आंसर होगा। इस तरह आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो याद रख लेना इन दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों फॉर्मूले को, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिक डिग्री का किस तरह से निकाला जाता है। और वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है नंबर ऑफ द पोल्स 2 पर आपकी, और जो नंबर ऑफ पोल्स 2 होंगे, जब नंबर ऑफ पोल्स क्या है 2 हैं, तो आपकी जो मैकेनिकल डिग्री है और इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो इक्वल होगी, मतलब सेम होगी। 62 क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा रिलक्टेंस, आपका आंसर होगा। इसका रेसिप्रोकल पूछा है इसने, इसलिए इसका आंसर होगा रिलक्टेंस। 63 क्वेश्चन है द डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ द इंटरपोल्स, आंसर इज ए, इंटरपोल्स होते हैं उसकी पोलरिटी होती है इज द सेम एज दैट द मेन पोल अहेड। 64 क्वेश्चन है
द EMF जनरेटर इन ए DC जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो EMF जनरेटर में जो DC जनरेटर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EMF के, वो किसके होता है, आर्मेचर स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए N इजिकल टू 120F अपॉन P, तो ये होगा प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ द पोल्स इज EMF, नंबर ऑफ द पोल्स ई इस तरह से निकाला जाता है। ये थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, या फिर सही है पता नहीं मेरे को, आप देख लेना। तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए DC जनरेटर द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कॉन्साइन विथ द ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस व्हेन, आंसर इज ए द देयर इज नो लोड ऑन जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, in a DC generator, in order to reduce sparking at brushes and the self-induced EMF in the coil is neutralized by all of the following except, answer is B dummy coil, dummy coil के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, in DC generator on no load the air gap flux distributions in space is float टॉप्ड होता है। जो एयर गैप होता है DC जनरेटर नो लोड पर, वो क्या होता है, फ्लोट टॉप्ड होता है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शंट जनरेटर रनिंग एट द 1000 RPM हैज़ जनरेटेड EMF एज 200 वोल्ट इफ द स्पीड इंक्रीज 1200 RPM द रेटेड EMF इज नियरली बाय, आप ये निकालना। इसके बाद है द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कोयल इज जनरेटर, जो डमी कोयल का यूज होता है जनरेटर में किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, जो मैकेनिकल बैलेंस दिया जाता है डमी कोयल के थ्रू रोटर में। तो आपको याद रखना है डमी कोयल जो होती है मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज होती है रोटर के अंदर, रोटर घूमने का काम करता है, उसको बैलेंस बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शंट जनरेटर हैव द वोल्टेज बुल्ड अप इन जनरली रिस्ट्रिक्टेड बाय, किसके लिए होता है DC शंट जनरेटर द वोल्टेज बुल्ड अप इन जनरली रिस्ट्रिक्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 71, इफ़ ए DC जनरेटर फॉल्स टू, जो इससे 70 क्वेश्चन था वो उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं बताया है। तो ये मैं सोचा आंसर नहीं बताया, उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी। नेक्स्ट कुछ ऑप्शन में मिस्टेक थी, उसमें ऑप्शन नहीं था कोई भी, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए DC जनरेटर फास्ट टू बुल्ट अप द प्रोबेबल केस शुड बी नोट बी, आंसर इज बी फील्ड रेसिस्टेंस लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, किसमें, जब DC जनरेटर जो फेल्स हो जाता है बुल्ट अप द प्रोबेबल केस ऑफ शुड बी नोट, आंसर इज बी। द फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ DC जनरेटर मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, क्रिएटिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय ए DC सोर्स। 73 क्वेश्चन है, द EMF इंड्यूस द आर्मेचर ऑफ द शंट जनरेटर्स इज 1600 एंड द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द 0.1 ओम आर्मेचर करंट 200 एम्पियर, द टर्मिनल वोल्टेज विल बी, आपको आंसर बताना है इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसमें नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल अलग वीडियो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए DC जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेफर्स टू द रेजिस्टेंस टू बी, द फील्ड के लिए रेफर्स किया जाता है, आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 75, द अचीव्स स्पार्कलेस कम्युनिकेशंस ब्रशेस ऑफ DC जनरेटर आर रिकॉन्डेम ahead so as to bring them, answer is just ahead of magnetic neutral axis। आप वीडियो पॉज करके आंसर देखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, आर्मेचर कोयल इन शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रशेज विल इट लाइज, आंसर इज अलोंग न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a commutatively compounded long shunt generators when the operating as a motor should be, answer is B, differentially compounded long shunt। देखिए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, कितनी देर हो गया, ये आधा घंटा हो गया बोलते बोलते, इसलिए जीभ थोड़ी लड़खड़ा रही है, क्योंकि कंटिन्यू
वीडियो बनाना और आधे घंटे तक बोलना, आप समझ सकते हो जीभ अपना सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवॉइड फॉर्मेशंस ऑफ ग्रूव्स इन ए कम्यूटेटर्स ऑफ ए डीसी मशीन, आंसर इज ए, द ब्रशेस ऑफ ऑपोजिट ऑफ पोलैरिटी शुड ट्रैक ईच अदर। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जीभ भी साथ नहीं दे रही है, आधे घंटे से बड़े 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 बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, बहुत बुरा लगता है। तो ये तो मेहनत का तो थोड़ा फल दीजिए हमको, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तक कीजिए। 79 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट शॉर्ट सर्किटेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड wears of brushes lack place due to, answer is E, all of these of the factors. Question number 81, the number of the tapping for each equalizer ring is equal to the number of the poles pairs। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82, a DC generator can be considered as a rotating amplifier। जो डीसी जनरेटर में जो कंसिडर्ड किया जाता है किसके लिए, रोटेटिंग एम्पलीफायर के लिए। एम्पलीफायर क्या करता है, उसको आउटपुट को बढ़ाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एम्पलीफायर किसी के लिए यूज किया जाता है। एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट होता है आपका, उसको इंक्रीज करने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। इनपुट को नहीं, आउटपुट को बढ़ाता है ये। इन ए रोटेटिंग मशीन्स दैट पार्ट विच hovers as a conductor and which EMF induced to be utilized is called armatures। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन स्ट्रे लॉस इज द सेम ऑफ। जो स्ट्रे लॉस होते हैं वो किसके सेम होते हैं, वो होते हैं आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है, मैकेनिकल लॉस का बराबर होता है, और आयरन लॉस के, तो मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस दोनों के बराबर होता है स्ट्रे लॉस। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ। इसमें पूछा गया स्ट्रे लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, वो सम होता है आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग इज कंपोज ऑफ। जो लैप वाइंडिंग होती है इवन नंबर ऑफ द कंडक्टर्स के लिए कंपोज किया जाता है लैप वाइंडिंग को, इवन नंबर ऑफ द कंडक्टर्स। 86 क्वेश्चन है, इन ए डीसी जनरेटर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इंक्रीज्ड द आउटपुट वोल्टेज विल बी। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, विल बी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस विल, फील्ड वाइंडिंग विल बी इनक्रीज। फील्ड वाइंडिंग जब रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाएगा, रेजिस्टेंस की फील्ड वाइंडिंग बढ़ा देंगे तो जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस को जब बढ़ाया जाता है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट को बढ़ जाता है और वोल्टेज घट जाता है। इन एक्साइटर्स फॉर द टर्बो जनरेटर इज। जो एक्साइटर्स जो होते हैं टर्बो जनरेटर में वो क्या होते हैं, शंट जनरेटर में होते हैं। किस में होते हैं, शंट जनरेटर में होते हैं एक्साइटर। टर्बो जनरेटर के एक्साइटर किस में होते हैं, शंट जनरेटर। 88 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर्स इज यूज फॉर द वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन इरेस्पेक्टिविटी ऑफ द लोड्स। 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज वाइल रनिंग ऑन नो लोड, आंसर इज सीरीज जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल बी इन ए पोजिशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल्स, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 91 क्वेश्चन है, इन ओवर कंपाउंडेड जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के लिए फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज ओवर कंपाउंडेड के लिए, ठीक है। 92 क्वेश्चन है, इन ए लेवल ऑफ कंपाउंडेड डीसी जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज द इक्वल टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर। थोड़ी खांसी आ गई थी तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। आगे स्टार्ट करते हैं। शंट जनरेटर ड्रॉप ऑन लोड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, आंसर इज ए कम्यूटेशंस
94 क्वेश्चन है इन एडीसी जनरेटर्स। आंसर इज सी, एक्सटर्नली कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस ओमिक ड्रॉप माइनस आर्मेचर रिएक्शंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना, रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देगा। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस ओमिक लॉस, ओमिक ड्रॉप एंड द आर्मेचर रिएक्शन। ओमिक ड्रॉप्स में आर्मेचर रिएक्शन को माइनस करने पर और मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ द 5 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ शंट जनरेटर, द आर्मेचर वोल्टेज वेव इज आंसर इज द विल बी 5 हर्ट्ज। ये न्यूमेरिकल वाला आप को मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शंस इन ए डीसी जनरेटर रिजल्ट इन आंसर इज डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ लीडिंग पोल स्ट्रिप एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रायलिंग पॉइंट टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको तो देखिए। वेव वाइंडिंग इज कंपोज्ड टू, किसके लिए है, वो है आपका आंसर इवन नंबर ऑफ विच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पोल्स, ये मैंने बता दिया है। +2 जो क्वेश्चन आज रिपीट हो चुके हैं उनको मैं नहीं बताऊंगा, ये आ चुका है। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है डीसी जनरेटर में किसके लिए होता है, फील्ड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ, ये रिपीट हो चुके हैं दोबारा से। देखिए मैं डायरेक्ट 118 क्वेश्चन पा चुका हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुके थे। अब पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ द आर्मेचर पैरेलल पाथ ऑफ 2 पोल्स डीसी जनरेटर हैविंग डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इस आंसर इज 4, ये भी दोबारा से आ चुका है, फिर भी मैंने बता दिया। लेकिन ये देखिए, फॉर बोथ लैप एंड वेव वाइंडिंग देयर आर एज मैनी कम्यूटेटर्स बार एज द नंबर ऑफ द वाइंडिंग एलिमेंट्स। वाइंडिंग एलिमेंट्स की जो लैप वाइंडिंग और जो वेव वाइंडिंग होती है वो किस कम्यूटेटर बार्स के लिए, नंबर ऑफ द एस के लिए होती है, वाइंडिंग एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, द सीरीज फील्ड of a short circuit DC generator is excited by load current, answer is load current। next question है, as a result of armature reactions the reductions in the total mutual air gap flux in a DC generator is approximately, answer is 5%, answer is D। question number 128, the shunt generator are most suited for stable parallel operation because of their, आंसर इज द ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। जो वोल्टेज ड्रॉपिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसको पैरेलल में यूज़ किया जाता है। पूछा जाता है सीरीज जनरेटर और डीसी जनरेटर, सीरीज और डीसी और सीरीज और शंट के लिए क्या यूज़ होता है, शंट पैरेलल में यूज़ होते हैं और सीरीज में होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, वो बताने की जरूरत नहीं, आपको याद भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर विच लीड टू अनस्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फ्लैट एंड ओवर कंपाउंडेड जनरेटर इज देयर राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a self-excited DC generator after being installed failed to build up on its first trial runs, there the first thing do to is to, answer is the reverse the field connections के लिए। तो देखिए जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स जो इंस्टॉल किया जाता है, फील्ड जब उसको बढ़ाया जाता है तो फेल हो जाती है फर्स्ट ट्रायल के अंदर। तो जो फर्स्ट किसके कारण होती है, किसके कारण फेल हो जाती है, अगर वो फेल हो जाती है तो रिवर्स द फील्ड कनेक्शन, तो अगर वो फेल हो जाती है तो उसको रिवर्स में कनेक्ट कर दिया जाता है, रिवर्स का कनेक्शन कर दिया जाता है इस तरह से। तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बस याद करने थे, इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया है। इसके बाद मैं मशीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा,
वो भी, और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, तो उनको देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको वो वीडियो मिल पाएगी। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक और शेयर करना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिले कि यार मैं ये वीडियो बनाऊं, ताकि आपको मदद मिले, मुझे भी अच्छा लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना और लाइक और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट से देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।